दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और इस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में हूँ और आज का दिन है 25 दिसंबर 25। आज का दिन इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने आज ही के दिन मनुस्मृति का उन्होंने उसका दहन किया था, उसको नजर आतिश किया था। और वजह ये थी कि दलित समाज को जो बाबा साहब अंबेडकर के समाज के जो लोग थे उनको एक बेसिक जो सिविल राइट्स थी वो भी हिंदूवादी जो समाज है, हिंदू समाज है, वो उसको बरसों से उसको वंचित करके रखा हुआ था और पानी पीने तक की मतलब उनको अनुमति नहीं मिलती थी ऊंची जाति के लोगों से। और ये कितनी अफसोस की बात है कि जो तालाब है वहाँ पे जानवर पानी पी सकते हैं लेकिन कोई इंसान अगर पानी पीने के लिए जाता है तो उसे पानी पीने से रोका जाता है, इसलिए कि वो एक खास जात में पैदा हुआ है, एक खास कास्ट में पैदा हुआ है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अंबेडकर साहब ने उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक आंदोलन छेड़ी और उसके बाद उन्होंने 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति को जलाया था एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, अपने एहतजाज को दर्ज कराने के लिए कि हिंदू समाज के अंदर में जो बरसों से छूत छात, अनटचेबिलिटी, गैर बराबरी, संसाधन पे ऊंची जाति के लोगों का जो कब्जा है, औरतों की जो दयनीय स्थितियां, अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज ही 25 दिसंबर को जेएनयू में आपको मनुस्मृति का दहन जो है वो थोड़ी देर पहले किया गया है और मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं संध्या गौड़ी, जो कि अभी जेएनयू में विमेंस स्टडी यानी जो महिलाओं के बारे में जहाँ पे स्टडीज़ होती है वहाँ पे पीएचडी कर रही हैं और इनका टॉपिक भी बहुत अहम है, वीमेन, जेंडर और इनफॉर्मल सेक्टर जो वर्क प्लेस में है, काम काज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे औरतों के साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनकी क्या हालत है। अभी संध्या थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ये साबरमती ढाबा जेएनयू पे वो वहाँ पे उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया और उन्होंने एक स्पीच भी दी। तो मुझे ये लगा कि इनके पास बहुत ही अहम बात है और जो लोग जेएनयू में नहीं हैं उन तक मैं इनसे बात करके इनसे बात करके आप तक इनकी बात को पहुँचाऊँ। संध्या जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो सबसे पहला सवाल ये है, हम क्रोनोलॉजिकली शुरू करते हैं। 25 दिसंबर के रोज मनुस्मृति को जलाया गया एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनजस्टिस के खिलाफ। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि अब उसका कोई औचित्य नहीं है, मतलब मनुस्मृति को जलाने से क्या मिलेगा। और सुनिए, ये बात सिर्फ दक्षिणपंथी यानी राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट नहीं कहते हैं, बहुत सारे लिबरल्स भी कहते हैं अरे इसको जलाने से क्या फ़ायदा है, बिना मतलब का आप समाज के अंदर में एक टेंशन पैदा कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, सारे धर्मों का आदर करना चाहिए। उन लोगों के प्रति आपका क्या जवाब है? नहीं, जैसे कि मैंने अभी भी स्पीच में कहा था कि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि ये इरिलेवेंट है कि मनुस्मृति एक बाबा साहब ने तो नहीं जलाई थी, एक बार उन्होंने सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट किया था और उसके बाद उन्होंने बंद किया था। लेकिन जब मतलब हम अभी कंटेम्प्रेरी पीरियड में अगर देखते हैं तो उसको एज एक रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मनुवादी फोर्सेस है, जो ब्राह्मणिकल फोर्सेस है, वो अभी भी दुनिया में कायम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वो सिस्टमेटिकली सोसाइटी में काम कर रहे हैं। मतलब आपको ऑप्रेस करेंगे, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आपके पास जातिगत मतलब व्यवहार करेंगे। अखबार में भी एक खबर आई थी कि जो दलित समाज से जुड़ी हुई जो महिला हैं वो खाना बनाती हैं तो छोटे बच्चे खाने से इनकार कर देते जो ऊंची जाति के होते हैं। सही तो है। जात पात तो हर दिन हमें दिखने को हर दिन हमें दिखने मिलती है। जैसे कि मतलब मैंने बोला कि डे टू डे इंसिडेंट्स में ही हमें मतलब जातिवाद का बहुत सारा एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि तुम किस तरह से क्लोथ्स पहनते हो, तुम किस तरह से खाना खाते हो, तुम क्या खाना खाते हो, तुम्हारा रहन सहन क्या है, तुम्हारी भाषा क्या है। हाँ, तो उस तरीके से मतलब ये सिर्फ एक
भाषा की डाइवर्सिटी का नहीं मुद्दा है, ये जाति का मुद्दा है कि इससे आपका जात पता चलता है कि आप कौन से लोकेलिटी से आते हैं, आप कौन सी जाति से आते हैं, आप किस तरह से भाषा बोलते हैं। आपकी भाषा अगर स्वच्छ है, अच्छी है, तो वो माना जाएगा कि अरे हाँ ये अपर कास्ट से या अच्छे घर से आती है। लेकिन जिसकी नहीं है तो उसको साइडलाइन किया जाएगा या फिर उसको बार बार टॉन्ट मारा जाएगा कि हाँ ये देखो कैसे मतलब अच्छे बैकग्राउंड से। तो आप कह रही थी कि जो अंबेडकर साहब के ज़माने में जो मनुस्मृति का जो दहन किया गया था, जो जलाया गया था, उसकी अहमियत अभी भी है। वो इसलिए रिलेवेंट है, जैसे मैंने बोला कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जैसे हमने डे टू डे बेसिस के ऊपर हम झेलते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये अभी भी मनुस्मृति फोर्सेस जिंदा है। इसलिए हमें मनुस्मृति दहन करना बहुत रिलेवेंट है इस दौर में भी। अच्छा, कुछ लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है जो मान लीजिए जो आपके पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा अग्री नहीं करते हैं, संध्या जी बापसा की यहाँ पे बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं कैंपस में, जेएनयू में, वो लोग कहते हैं कि मतलब धार्मिक जो लिटरेचर है या जो मान लीजिए मनुस्मृति और दीगर जैसे धार्मिक पुस्तक है, इससे जलाने से कुछ लोगों की भावना आहत हो जाती है, तो इनका क्या जवाब होगा? जी जी, ये भावना बेसिकली हमें काउंटर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि वो भावना आहत क्यों होती है। जी जी। अगर आपका जो टेक्स्ट है वो अगर सोशल जस्टिस की बात करता है, वो अगर इमेंसिपेशन की बात करता है कि सारे जो मनुष्य है वो समान है, अगर वो भाषा करता है उसकी, तो अगर मतलब क्यों लोग जलाएंगे? जैसे संविधान है वो भाषा करता है सोशल जस्टिस की, सबको फ्रीडम, सबको एक इक्वल राइट, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। हाँ, तो मतलब जो मनुवादी शक्तियाँ हैं उन्होंने भी ट्राई किया था 2018 में उसको जलाने के लिए, संविधान जलाने के लिए। तो ये जो सोशल इविल्स मैं कहूँगी कि वो नहीं चाहते कि इस दुनिया समाज में समानता आए, सब एक डिग्निटी की लाइफ जिए, सब एक इक्वल पेज पे आए और अपना हक मांगे, अपने हक से वो पढ़े, आगे बढ़े। तो ये नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ये सब करना चाहते हैं। और ये आहत होने का बेसिकली वही रीज़न है कि समाज में जो मनुस्मृति एक है, तो मनुस्मृति क्या है बेसिकली? वो एक चातुर्वर्ण जो सिस्टम है कि ब्राह्मण फोर फोल्ड वर्णाज है, तो वो ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र है, और शूद्र में भी आती शूद्र, फिर स्त्रियां है। तो एक हायरार्की मेंटेन करने की बात करता है, उसको एक मेंटेन करना और सपोर्ट करना, ये मनुस्मृति करता है। और हम एक अम्बेडकरवादी ऑर्गेनाइजेशंस से होते हुए और एक विमेन होते हुए मैं ये नहीं देख सकती। और जब बाबा साहेब ने ये मनुस्मृति जलाई, तब उन्होंने ये बोला था कि हम बाउंड नहीं है ये सब स्मृतियाँ फॉलो करने के लिए, हम मनु का लॉ नहीं मानते, हम ये लॉ रिफ्यूज़ करते हैं। क्योंकि आपने जैसे बोला कि पानी पीने का हक नहीं था, जानवर को है लेकिन इंसान को नहीं है। कि वहाँ पे महाड़ में जब ये, क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड भी रहा है, जैसे कि पानी के लिए भी झगड़ा किया गया है और टेम्पल एंट्री भी नाकारी गई थी। कालाराम टेम्पल जो नासिक में है, वहाँ पे दलितों को अधिकार नहीं था। जो हम बोलते कि इक्वल स्पेस का अधिकार होना चाहिए, हाँ, तो फिर वो टेम्पल हो या किसी का भी हो। तो वो नाकारा जाने के कारण एक जंग छिड़ी थी कि वो नाकारा क्यों जा रहा है, क्योंकि ये जो धर्मशास्त्र है वो उसको अपहेल करते हैं, कि उसको सपोर्ट करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसलिए शूद्रों को ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शूद्रों ने अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए, उन्होंने अच्छे गहने पहनने नहीं चाहिए, उनका घर होगा तो वो स्मशान भूमि आप समझते होंगे कि हाँ, तो उसके बाहर होगा, जहाँ पे मतलब मुर्दों को जलाते हैं, तो वो वहाँ पे होगा। जो मुर्दे के जो कपड़े हैं वो लोग पहनेंगे, झूठा खाएंगे, उनको कोई भी डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का कोई भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है। तो ये सबको अपोज करके मनुस्मृति एक सिंबॉलिकली उसका बर्न किया है कि हमें नहीं चाहिए ऐसा शास्त्र, ऐसा धर्म जो हमें मानवता ही, हमें मानव ही नहीं समझ रहा है, तो हम क्यों उसको माने और समझे। तो जिसकी भावना आहत होती है तो वो होने दो, क्योंकि हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, इक्वालिटी की, फ्रैटर्निटी की, फ्रीडम की। अगर ये बात होती है तो उसको सर पे भी लिया जाएगा, अगर इसकी बात नहीं होती है तो उसको जला भी दिया जाएगा। बहुत जो कंजर्वेटिव लोग हैं, अपर कास्ट कंजर्वेटिव लोग हैं, उनकी तरफ से एक बयान आता है, वो लोग कहते हैं कि मनुस्मृति है कहाँ, दिखा के लाइए, हमारे घर में तो कोई मनुस्मृति नहीं है, हम जो हैं बिल्कुल इस चीज़ों को, हमारा कोई औचित्य नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया है
कि जो हिंदुत्व के बड़े बड़े लीडर हैं वो बार बार मनुस्मृति की तारीफ में भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, तो ये दो चीज़ें कैसे चलती है? जी बेसिकली जो ये जो स्टेटमेंट्स आता है जी। वो मोस्टली प्रिविलेज जो जी, है जी। वो कम्युनिटी से आता है जी। कि वो आहत नहीं है उसमें। जी जैसे कि मैंने बोला कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है जी। तो वही उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं। जी, 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 जी। ये तो सबका मुद्दा है जी। कि मतलब फॉर एग्जांपल एक इंटरकास्ट मैरिज का ही मुद्दा देखा जाए तो जी। उसमें ऑनर के नाम पे किलिंग हो रही है। जी, जी। वो बेसिकली कास्ट किलिंग है कि पर्टिकुलर कास्ट से आप शादी कर रहे हैं, जो मनुस्मृति बोल रही है जी, जी। कि आप मतलब जो नीचे शूद्र जाति के जो लड़का है उससे शादी नहीं कर सकती अपर कास्ट की विमेन। जी जी तो ये सब पूरा मतलब एक कंट्रोल वे में ही होगा कि कौन किस तरह किसके साथ शादी करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, किसके साथ वो बच्चा पैदा करेगा और किसको चांडाल, जो बच्चे आते हैं तो उसको चांडाल के नाम से मतलब वो बुलाया जाता है। तो ये पूरा मतलब एक स्ट्रक्चर है। तो उसको मतलब जिनका मतलब भावना भी आहत होती है या फिर जिनको लगता है कि मनुस्मृति अब तो काम नहीं करती है सोसाइटी में, ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो ये बोलते हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी इनइक्वल है, हाँ। वहाँ पे जो हमारे तौर तरीके हैं, बहुत सारे हमारे कस्टम और रिवाज हैं जो कि लॉ के परव्यू से बाहर है, और पुलिस या फिर अदालत हर रोज जाके वहाँ पे देखती नहीं है। सही है। मेरे घर के बाहर अगर कोई बाजू में कोई बैठा हुआ है, हम उसको पानी ना पिलाएं या उसके साथ हम भेदभाव करें तो इतनी आसानी से पुलिस और अदालत उसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है। सही है। वो सोच तो मनुस्मृति से आती ही आती है। सही है, क्योंकि मनुस्मृति सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, एक स्मृति नहीं है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप किस तरह से रहेंगे, किस तरह से जिएंगे। और मनुस्मृति ने बेसिकली एक व्यक्ति जीवन को और एक सामाजिक जीवन को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है कि वो व्यक्ति जीवन में फिर आपके ऊपर नियंत्रण रखेंगे कि आप कैसे खाएंगे, कैसे क्या किएंगे। और जो सामाजिक तरीके से है कि समाज को भी एक ऊपर तरीके से जो चातुर्वर्णा की सिस्टम है कि आप अपना मेंटेन करिए कास्ट, और कास्ट मेंटेन करते समय आप ऊपर भी नहीं जा सकते और नीचे भी नहीं जा सकते। तो आपका एक क्लोज्ड क्या बोलेंगे कि एक क्लोज्ड ग्रुप रहेगा और उसको आपको मेंटेन करना है। अच्छा, तो मनुस्मृति में ये व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अभी जो हम संविधान का बोल रहे हैं कि वो संविधान क्या है, तो वो बेसिकली सामाजिक जीवन को एक नियंत्रण कर रहा है। वो लोगों को हक अपना, अगर कोई हक नहीं मिल रहा है तो उसको देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन पे क्या कंट्रोल है? व्यक्तिगत जीवन पे कुछ कंट्रोल नहीं है। आप तो फेमिनिज्म और वुमेन्स स्टडीज में है, प्राइवेट स्फीयर को डीपोलिटिसाइज कर दिया गया, उसमें कोई बात ही नहीं होगी। बेसिकली जो हम ये जब फेमिनिस्ट डिबेट होता है पब्लिक और प्राइवेट, तो हम पहले बात यही बोलते कि पब्लिक प्राइवेट सेपरेट नहीं देखा जा सकता और है। इनइक्वालिटी कई मानों में प्राइवेट डोमेन में ज्यादा है और वही हमें पब्लिक डोमेन में दिखाई देती है। और पब्लिक जो डोमेन है वो प्राइवेट को शेप करता है। जो आपके एक्ट आते हैं, आपका मतलब जो भी रहन सहन है कि विमेन क्या है, मतलब जो भी लॉज है या फिर धर्म का जो भी कॉन्सेप्ट है, वो सब आ रहा है ना पब्लिक डोमेन से, और वो प्राइवेट लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो एक दूसरे का मतलब उनका इंटरकनेक्शन देखना चाहिए, ना कि वो आइसोलेशन में कि पब्लिक एक अलग एंटिटी है और प्राइवेट एक अलग एंटिटी है, इसलिए दोनों को अलग अलग देखा जाए। अब किसी जज को ही ले लीजिए, अगर वो अपने प्राइवेट लाइफ में बहुत ही कास्टिस्ट है या पेट्रियार्कल है, तो वो अगर फैसले लेने जाएगा तो ऐसा नहीं कि अदालत में जाने के बाद वो बिल्कुल ही सेकुलर हो जाएगा और बहुत ही सोशल जस्टिस के फैसले देंगे। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग जो मनुस्मृति का अध्ययन नहीं किए हैं, उसको पढ़े नहीं हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये लोअर कास्ट या दलित या शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में ज़्यादा, या महिलाओं के खिलाफ में ज़्यादा, या कास्ट को और जेंडर को हम अलग नहीं कर सकते हैं? देखो, एक तो आपने मतलब 3 अलग अलग बोले हैं, और तीनों मतलब मैंने जैसे बोला कि अलग अलग तरीके से नहीं देख सकते, उनको एक इंटरकनेक्टेड के क्योंकि साथ। मैं कह रहा हूँ कि जब अंबेडकर साहब की जो मजमून जो है, जो आर्टिकल है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि मनु साहब के आने के बाद क्या हो रहा है कि औरतों की हालत खराब हो जा रही है, और मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं, और वहाँ पे औरतों की हालत को भी जो मतलब जो शूद्रा हैं और बाकी लोगों के साथ उसी में ला के डाल रहे हैं, और कह रहे हैं कि कास्ट क्वेश्चन को
जेंडर क्वेश्चन से अलग नहीं देखा जा सकता? नहीं देखा जा इसमें सकता है। कुछ और बताइए आप। हाँ, जैसे कि मतलब बहुत सारा लोग बात करते हैं कि विमेंस इमेंसिपेशन होना चाहिए, और वो जब इमेंसिपेशन की बात करते हैं तो वो बात करेंगे कि पैट्रियार्की ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन पैट्रियार्की इटसेल्फ इज़ अ कास्ट सिस्टम, कि कास्ट सिस्टम को ही मतलब अपहेल्ड करती है, वो एक कोएलिशन के साथ काम करती है, पैट्रियार्की और कास्ट सिस्टम। तो वो दोनों मतलब देखेंगे कि दोनों जो सिस्टम्स है वो कैसे मेंटेन रहे, और मेंटेन करते में भी उसका जो अहम भाग है, जैसे कि बाबा साहेब बोलते कि विमेन आर द गेटवेज ऑफ कास्ट सिस्टम। तो विमेन एक ऐसे है इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पार्ट है कास्ट सिस्टम में, जिनके माध्यम से जो जाति व्यवस्था है वो मेंटेन की जा सकती थोड़ा है। सा इसको और खोल के बताइए, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि वीमेन आर गेटवे टू कास्ट सिस्टम, थोड़ा इसको खोल के बताइए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो जाति की प्यूरिटी है वो किस माध्यम से मेंटेन रहेगी, या जो एक आप बोल रहे हैं कि हमारा हायर जो है, लीगल हायर जो है, जो संतति होगी, तो वो उसका भी प्यूरिटी मेंटेन होना चाहिए। तो ये प्यूरिटी के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि विमेन का जो सेक्सुअलिटी है उसको कंट्रोल करिए, कि ताकि वो जो संतति हो या फिर जो कास्ट का जो रिप्रोडक्शन हो उसमें वो प्यूरिटी रहे। इसलिए सेम कास्ट मैरिज का क्यों लोग मतलब कर रहे हैं, जो इंटर कास्ट ऑनर किलिंग हो रही है या कास्ट किलिंग हो रही है, वो इस वजह से ही हो रही है कि मिक्स कास्ट मतलब एक कोई भी दूसरा लड़का दूसरी जाति के लड़की किसी से शादी कर रहा है, इसलिए उनको मारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे उनका प्यूरिटी तो नहीं हो रहा है ना, मेंटेन नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो मेंटेन करने के लिए विमेन की सेक्सुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगर वो सेक्सुअलिटी मेंटेन रहे तो उनका लीगल जो हायर है वो प्योर रहेगा, उनका कास्ट प्योर रहेगा, तो वो मिक्स नहीं रहेगा। इसलिए बाबा साहब बोलते कि विमेन आर, आपको जाति में अगर एंटर करना है तो विमेन के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। कि आपने एक शूद्र लड़की से शादी की या ब्राह्मण लड़की से शादी की, तो आप मतलब उनका जाति तोड़ रहे हैं, उसका प्यूरिटी ख़त्म कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो ये बात बताइए, इतनी अहम बात है कि कास्ट को समझने के लिए जेंडर को हम छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं छोड़ लेकिन सकते। जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है, मतलब आप लिबरल फेमिनिज्म को कहिए, वो लोग कास्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा अहम तवज्जो देने के बजाय वो एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हैं कि अच्छा औरतों को थोड़ा सा सीट मिल जाए, उनके लिए कुछ एम्पावरमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज बना दी जाए। लेकिन इस सवाल को बहुत फंडामेंटली क्यों नहीं लेते हैं इसको? बेसिकली उनको लगता है कि मटेरियल क्वेश्चंस अगर छूट जाए तो मतलब एक इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट आ जाएगा, विमेन मतलब अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि मतलब एक उदाहरण, मतलब हम अगर देखें कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी एक मतलब इस्टेब्लिश्ड फैमिली से होके मतलब अपना कमा रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब वो कपल शादी करते हैं, ये तेलंगाना का मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे वो जो लड़के का प्रणव नाम था शायद, उसका मतलब उसको मारा गया, मतलब उन्होंने इंटरकास्ट शादी की थी। तो यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इकोनॉमिकली भी नहीं है, और दोनों समझदार है शादी की। लेकिन यहाँ पे मुद्दा किसका आ रहा है? कास्ट का मुद्दा आ रहा है कि उन्होंने जाति के बाहर जाके शादी की, उन्होंने कास्ट रूल तोड़ा, एक कास्ट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इसलिए उनको जीने का हक नहीं है। और जब ये ऑनर किलिंग होती है या कास्ट किलिंग होती है इंटरकास्ट मैरिज के नाम पे, तो ये एक सिंबॉलिकली दूसरों लोगों को भी एक संदेश दिया जाता है कि आप अगर ये करेंगे तो आपको भी यही फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो डरते हैं कि अरे हम इंटरकास्ट करेंगे तो हमारे साथ भी ये ना हो। बिल्कुल। तो उनको एक मैकेनिकल सिस्टम ही नहीं मिलता है कि हम किसके पास जाए, अगर हमें शादी करनी है तो हम किसके पास जाए। तो ये जो लिबरल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इन्होंने ये भी मुद्दा देखना चाहिए कि हम ऐसे मैकेनिज्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम ये जो भी इंटरकास्ट शादी करना चाहते हैं उनको हम सपोर्ट करें, आगे आए। क्योंकि सिर्फ पैट्रियार्की को अपोज करना मतलब एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। जब तक आप कास्ट को चैलेंज नहीं करेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नहीं करेंगे, तब तक विमेंस इमेंसिपेशन नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि कास्ट क्वेश्चन और विमेन का क्वेश्चन या जेंडर क्वेश्चन हम अलग नहीं देख सकते, दोनों एक साथ देखना चाहिए। और अगर हम दोनों एक साथ देखेंगे तभी वो उससे इमेंसिपेशन आ जाएगा। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी, पुरानी सेकुलर पार्टी ने एक बहुत ही
वीमेन फेस को इलेक्शंस में उतारा है, और वो आजकल अखबार और मीडिया में इस तरह के बयानात उनकी तरफ से आ रहा है कि औरतों को रिजर्वेशंस दिया जाएगा, वो जब आएंगे या उनकी सरकार बन जाएगी, यहाँ तक कि टिकट बंटवारे में भी दिया जा रहा है। लेकिन वो खुद एक महिला होने के बाद भी ये सवाल को क्यों नहीं समझ रही हैं कि बिल्कुल ये कहना कि यूनिवर्सल वुमेन की बात करना वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट के फेवर में काम कर जाएगा। उनको वीमेन के अंदर में भी जो डिप्राइव्ड वीमेन है उनकी हुकूक को भी पहले इंश्योर कराने की ज़रूरत है। ये बात उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आती है। ये सवाल पुराने डिबेट से भी जुड़ा हुआ है कि वीमेन रिजर्वेशंस पे बात नहीं होती है, और जब होती है तो कुछ लोग लेफ्ट के लोग भी यही कहते हैं कि पहले वीमेन का रिजर्वेशंस ले लेने दीजिए, फिर आप बाद में बात करेंगे वीमेन विद इन वीमेन। इन सारे सवालों को कैसे आप देखती हैं, इनको इनका क्या समाधान है? नहीं, बेसिकली आपने जो कहा कि हमें टॉप डाउन अप्रोच से नहीं जाना है, हमें बॉटम अप से जाना है कि बॉटम में जो डिप्राइव्ड वीमेन है, जो भी फिर वो शूद्र जाति मार्जिनलाइज कम्युनिटी से रहेंगी या ओबीसी रहेंगे, आदिवासी वीमेन रहेंगे, डीटीएनटी वीमेन रहेंगे, हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्योंकि जो पूरा बात किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, रिप्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। अगर आप विमेन एक क्या बोलेंगे कि एक होमोजेनस कैटेगरी नहीं है कि आप विमेन उठा ले और विमेन का एक रख दे। विमेन एक फिक्टिशियस कैटेगरी है, उसमें कास्ट का एक मतलब एक है कि कास्ट आधार पे बहुत सारी विमेन बटी है, रिलीजन है, सेक्सुअलिटी है। तो आप कौन से विमेन के बारे में बात कर रहे हैं और कौन से विमेन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसलिए जब हम बोलते कि विमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें बोलना चाहिए कि किस विमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन मतलब रिजर्वेशन होना चाहिए और आप किस विमेन को लाना चाहते हैं और किस विमेन के क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहती है। जब तक आप ग्रास रूट के जो विमेन है, मतलब जो बॉटम लेवल के जो विमेन है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक आप सोसाइटी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप फिर एक डोमिनेंट एक जो अपर कास्ट का सिविलिटी है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ विमेन रिजर्वेशन लागू किया तो हाँ सब हो गया। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो हो रहा है, जो विमेन झेल रही है, तो जब तक उनका मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा पार्लियामेंट में, तब तक क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल आप ले लीजिए क्योंकि आप इसकी एक्सपर्ट हैं। हमने तो मतलब मेन स्ट्रीम अपर कास्ट पार्टीज़ की बात कर दी, तो शर्मिला रेगे को भी मैं देख रहा था, तो उन्होंने एक जगह कांचा इलैया को भी क्रिटिसाइज़ किया है। तो जो शर्मिला रेगे और बाकी तरह के जो बहुत सारे जो बहुत ही रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आती हैं, तो उनका भी कभी कभी ये एहतजाज होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो राइटर्स हैं या पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो लोग भी कभी कभी मर्दों की ही बात करते हैं। मतलब डिप्राइव्ड कम्युनिटी की मर्दों की बात होती है, वहाँ पे दलित पैट्रियार्की की बात नहीं होती है। मतलब तो ये आपको लगता है कि ये इशूज़ आज के दौर में अहम है क्या? कास्ट के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है, उन सवालों को ये मतलब दलित पैट्रियार्की को सवाल को साथ जोड़ के लेके जाना है, या अभी इस मामले पे उतनी तवज्जो नहीं देनी है? बेसिकली मतलब ये थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी है, क्योंकि गोपाल गुरु पहले इसके बारे में बात करते हैं कि जो 90s के बाद जो दलित मूवमेंट खड़ा रहा है, वो बेसिकली एक असर्शन की बात भी करता है और एक इमर्जेंस का एक मोमेंटम भी रहा है। तो वो इमर्जेंस क्यों हुआ, ये समझना भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे गोपाल गुरु बोलते हैं कि एक तो जो मेन स्ट्रीम फेमिनिस्ट मूवमेंट है, उससे एक मतलब उनके क्वेश्चंस नहीं लिए गए और उनको एक्सक्लूड किया गया, इसलिए दलित वुमेन एज मतलब इमर्जेंस हो रही है, असर्शन का पॉलिटिक्स कर रही है। और दूसरा जो बात है कि विद इन दलित मूवमेंट्स जो चेहरा आ रहा है, जैसे हम दलित पैंथर में भी देखते हैं कि पूरा मर्द लोग ही मतलब उसमें विमेन ही ज़्यादा आगे खड़े रह रहे हैं, तो वहाँ पे विमेन का क्या रोल है फिर? तो ये दोनों क्वेश्चंस को लेके दलित विमेन मूवमेंट खड़ा रहा है और उसके बारे में बात की है। जहाँ तक दलित पैट्रियार्की की बात की जाए तो बहुत सारे लोग उसको मतलब सपोर्ट में भी बात करते कि हाँ दलित पैट्रियार्की ऐसी कुछ होती है। मैं दलित पैट्रियार्की के मतलब ऐसी कुछ नहीं होती है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है और बहुत सारा लोग बोलते भी है इसके बारे में। आपने क्या कहा कि दलित पैट्रियार्की ऐसे अलग से कैटेगरी नहीं बनाना चाहिए। बेसिकली जो पैट्रियार्की है, जो उमा चक्रवर्ती बोलते कि ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है, जिसका मतलब जो इसेंस है कि पैट्रियार्की का नोशन क्या है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, किसको नहीं कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का जो नोशन है वही इम्यूलेट किया जा रहा है। मतलब कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है उसका जो
असर है, जो निगेटिव असर है, हाँ। वो धीरे धीरे ऊपर धीरे-धीरे- से नीचे आते आते वो नीचे तक पहुंच गया है। तो मतलब फिर आप सब पैट्रियार्कों को अलग करेंगे क्या? फिर वो मराठा पैट्रियार्की आप नाम देंगे, शूद्र पैट्रियार्की नाम देंगे, ओबीसी पैट्रियार्की नाम देंगे, क्या पैट्रियार्की नाम देंगे? और फिर जेन्युइन पैट्रियार्की नाम देंगे क्या? ठीक है, मल्टीपल पैट्रियार्कीज है जिसमें हमें वेरिएशंस दिखाई देता है कि किसका मतलब किसी में कम शोषण है, किसी में ज़्यादा शोषण है, किसी में सेंसिटिव है, किसी में अनसेंसिटिव है, तो वो वेरिएशंस है। लेकिन उसको एक अलग कैटेगरी से क्यों जोड़ा जा रहा है? स्पेसिफिकली दलित पैट्रियार्की को क्यों जोड़ा जा रहा है? वो एक क्या पॉलिटिक्स है इसकी? मतलब आप चूंकि इस फील्ड को देख रही हैं, मुझे भी ज़रा समझाइए। नहीं, बेसिकली वही है कि जो असर्शन आ रहा है दलित उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए कि जो दलित असर्शन आ रहा है उसको ब्रेक करो और उसको फूट पाड़ो और अपना काम नहीं करो। तो इस तरह की बात तो वो भी कहते हैं, मतलब आप देखिए इस तरह की बातें जो स्वर्ण मानसिकता के जो लोग हैं वो लोग भी कहते हैं कि टू मच फेमिनिज्म, टू मच कास्ट की बात करने से एक जो हिंदू आइडेंटिटी है उसको भी ब्रेक किया जा रहा है। नहीं, बेसिकली इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, डिस्कशन होना चाहिए, तभी उसका लैक्यूनेस समझ में आएगा। आप अगर कुछ अपनी बात समराइज अगर कुछ करना चाहती हैं तो आप बोल दीजिए, 1-2 मिनट बोल दीजिए, जो ये फील्ड है इसके बारे में बोल दीजिए। नहीं, हम किसी और दिन बात करेंगे इस पे, लेकिन अगर इस पे और कुछ आप कहना चाहती हैं तो बोल दीजिए। हाँ, नहीं मतलब आज कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, जो बेसिकली जो मनुस्मृति दहन दिवस हमने आज किया है, तो उसमें आज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दलित पैट्रियार्की से दलित पैट्रियार्की के ऊपर, तो जो बेसिकली मेरा मानना है कि ऐसे अलग कैटेगरी नहीं करनी चाहिए। उसका बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला कि एक ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का के ही इसेंस से वो आ रहा है इमेज करके, और उसका बेस क्या है ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का? कि आपके पास मतलब आपको कास्ट प्यूरिटी रखनी है, आपके पास मटेरियल मतलब संपत्ति है, उसका एक लीगल हायर चाहिए। दलितों के पास क्या है? मतलब उनको कास्ट मेंटेन करना है, नहीं करना है। मतलब 70% तो लैंडलेस हैं। लैंडलेस है, तो वो क्या मेंटेन करेंगे? तो उनका बेस ही नहीं है पैट्रियार्की का मेंटेन करने के लिए। तो वो जो बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर है ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की का, वही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और उससे ही मतलब सब लोग इम्यूलेट करते हैं और अपना पैट्रियार्की मेंटेन करते हैं। तो उसको एक अलग नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। जी, मतलब आप ये कह रही हैं कि स्टेक जो है माने संसाधन पे और इंस्टीट्यूशन पे कब्जा चूंकि शेड्यूल कास्ट या दलित समाज का उस तरह से नहीं है, तो उनको इस पैट्रियार्की को बचाए रखने का कोई हित नहीं है। जी, उनका तो हित ये है कि इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज हो। उनका तो यही है ना कि कास्ट एनिलेशन हुआ जाए। इसलिए पहला जो डिमांड आता है कि एनिलेशन ऑफ कास्ट का ही डिमांड आता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि पैट्रियार्की और कास्ट एक कोalition में काम करते हैं, एक दूसरे को मजबूत करने की काम करते हैं। तो जब दलित पैट्रियार्की का बोलेगा तो वो कास्ट का ही मजबूत करने का काम करेगा ना, तो वो अगेंस्ट में जाएगा। तो पहले ही दलित वुमेन का डिमांड यही रहा है कि एनिलेशन ऑफ कास्ट और एनिलेशन ऑफ विमेन स्लेवरी। एक सवाल आखिरी लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि संध्या जी जो हैं वो पीएचडी कर रही हैं जेएनयू से वुमेन्स स्टडीज़ में, और वर्कफोर्स को काफ़ी क्लोज से देख रही हैं। तो कुछ स्टोरीज या कुछ आर्टिकल्स मैंने भी पढ़े हैं, और कुछ लोगों का आर्गूमेंट ये है, मैरी जॉन और बाकी लोग जो इस तरह से लिख रहे हैं, तो कुछ आर्गूमेंट इस तरह से आ रहा है कि लिबरलाइजेशंस होने के बाद औरतों का वर्कफोर्स में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो रहा है, उनकी हालत मजबूत होने के बजाय कमज़ोर हो रही है। कि जैसा कि लोग क्लेम कर रहे थे कि कैपिटल आएगा और पैसा आएगा और टेक्नोलॉजी आएगी तो बहुत उनकी हालत अच्छी हो जाएगी। तो एक तो वीमेन एज जनरल की पोजीशंस जो है वो बेहतर नहीं हुई है, उसमें भी अगर दलित महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है, आप ज़रा मुझे करेक्ट कीजिए, मुझे लगता है उनकी हालत और भी ख़राब होगी। तो और वर्क फोर्स पे किस तरह का उनका मतलब एम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ें हैं, सैलरी का जो स्ट्रक्चर है, डिस्क्रिमिनेशन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, और एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में लोग आदिवासी और दलित समाज के लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और उनसे काम कराया जा रहा है घर के अंदर में डोमेस्टिक वर्कर्स के तौर पर। उनके साथ न्याय भी नहीं होता, उनको पैसे भी टाइम पर नहीं मिलते। इस पर अगर थोड़ी सी अगर आप बात रख दें तो मतलब बहुत अच्छा होगा। नहीं, बेसिकली आपने जो कहा है वो सही कहा है कि लिबरलाइजेशन से एक
तो लोगों को लगा था कि कास्ट भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसका बारे में बात करने की कोई ज़रूरत, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, कि उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है और टेक्नोलॉजी से सबको फ़ायदा होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन हमें एक पूरा अपोजिट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई है वो एक मेल के लिए, मतलब एक मेल फ्रेंडली बिल्ड हुई है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर ले लीजिए कि खेत में करना है काम, तो ट्रैक्टर कौन चला सकता है? कि वुमेन नहीं चला सकती, और वीमेन में वो कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो देखने का तरीका है कि वीमेन होके कैसे वो चला सकती है, उसको एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है उसका। तो जो भी टेक्नोलॉजी आई है तो वो मेल फ्रेंडली आई है, वीमेन फ्रेंडली नहीं आई है। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण हमें दिखाई देता है कि वीमेन किस सेगमेंट में काम कर रही है। तो बेसिकली फिर हमें दिखाई देंगे मैनेजमेंट या सेग्रीगेशन के सेक्टर में काम करने के लिए हमें दिखाई देती है कि वो वेस्ट को अलग करेगी, उसका मेंटेन करेगी अलग से, और फिर वो एक डिवीजन ऑफ लेबर भी हमें दिखाई देता है वहाँ पे कि मेन का एक अलग ही मतलब एक स्पेयर बन गया और वीमेन का एक अलग स्पेयर बन गया है। और उसमें मतलब हम बेसिकली बात ज़्यादातर की जाती है एक फॉर्मल सेक्टर की, लाइक अनफॉर्मल सेक्टर में तो वो बहुत ही मतलब बेकार परिस्थिति है कि इनफॉर्मल सेक्टर में सब आपको नहीं मिलेंगे कि मार्जिनलाइज सेक्शन से विमेन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नंबर आर मार्जिनलाइज सेक्शन के विमेन ही इनफॉर्मल सेक्टर में हमें काम करने के लिए दिखाई देती है। और फिर उसमें वेज का मुद्दा हो, सेक्सुअल हरासमेंट का मुद्दा हो, या फिर डे टू डे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन का मुद्दा हो, ये चीज़ें बहुत डे टू डे लाइफ में वो फेस करती है, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है वो कहीं पे भी हमें नहीं दिखाई देता है। जैसे कि मेरे रिसर्च में खुद में ही मतलब मैं जब पायलट कर रही थी तब मैंने देखा कि मतलब वो औरत ने मतलब शेयर किया कि हाँ मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। मतलब मैंने पूछा कि आपको सेक्सुअल हरासमेंट आपका हुआ है क्या, तो मैं एक्सप्लेन करने की कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट है, लेकिन उनको पता था कि सेक्सुअल हरासमेंट ये है, तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन वो मैं मतलब कन्वे किया था एक औरत को जो एक्टिविस्ट थी, लेकिन उसने अलग ही कन्वे किया और उसके बारे में आगे कुछ नहीं हुआ। तो ये रियलिटी है डे टू डे लाइफ की कि आप एक्सप्लॉयटेशन से गुजर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ एक्नॉलेज ही नहीं हो रहा है। जी, तो जो अम्बेडकराइट फोर्सेस हैं, सोशल जस्टिस की फोर्सेस हैं, जो महिलाओं के हुकूक के लिए बहुत ही संजीदा है, उनके लिए कुछ अगर आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये इश्यूज़ उठाना ज़रूरी है, आप अपने रिसर्च से ज़रा उनको भी पैगाम दीजिए कि जो लोग इस इशू को उठा नहीं रहे हैं। जी नहीं, बेसिकली मोस्टली मुझे लगता है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट का एक डिस्कोर्स बन गया है, तो उसमें भी काम करने की एक तो ज़रूरत है। नहीं, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो दलित महिलाओं पर जब हमला होता है तो उस तरह से न्यूज़ नहीं बनती है। तो उस तरह से न्यूज़ नहीं बनती है और उसमें कास्ट एंगल को ही छिपा दिया जाता है कि ये ठीक है, वो मानेंगे कि वो मानेंगे कि हाँ ये सेक्सुअल हरासमेंट है या सेक्सुअल फेवर कुछ हुआ है, लेकिन उसमें कास्ट का कुछ लेना देना नहीं है, कास्ट तो अलग ही है। जैसे हमें भौरी देवी के केस में दिखाई देता है कि उसको उसके ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वो उसको उसकी औकात दिखाने के लिए ही हुआ है कि तुम पर्टिकुलर कास्ट से आती हो, इसलिए तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं है कि हमारे घर पे आके और हमारी शादी में तुम रुकावट डालो। इसलिए उसको एक सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर रेप हुआ है, उसका शोषण हुआ है। तो ये सारे मुद्दे मतलब लिए जाने चाहिए, लोग ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो एक्सप्लॉयटेशन का मुद्दा है, वेजेस का मुद्दा है, या फिर जो भी लैंडलेस का मुद्दा है, वो उठाकर मतलब बात करनी चाहिए और लोग बात कर रहे, आगे आ रहे हैं। जी, तो दोस्तों आपने देखा कि संध्या गौड़ी जो हैं जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं वुमेन्स स्टडीज़ में, और उन्होंने बापसा जो कि एक अम्बेडकराइट छात्र संगठन है जेएनयू में, उसकी ये लीडर हैं, और इन्होंने अभी मनुस्मृति का दाह किया। और इनकी बातों से जो मैंने सीखा ये यही है कि कभी भी कास्ट क्वेश्चंस को आइसोलेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है, उसको जेंडर क्वेश्चंस के साथ देखने की बहुत ही ज़रूरत है। और इन्होंने ये भी कहा कि वर्कफोर्स में भी जहाँ पे काम हो रहे हैं वहाँ पर भी जो दलित महिलाओं की हालत जो है वो बाकी महिलाओं से और भी ज़्यादा ख़राब है, और इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। मेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम फिर इनसे कभी बात करेंगे। संध्या जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम। जय भीम।